सेशन। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया था कि अगर मान लीजिए आप फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हो, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन और ऑल दैट, अगर आप फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हो, सेम रखते हो, तो जो पोटेंशियल होगा या करंट होगा वो एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में करंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये था ओम्स लॉ। और उसके बाद में हमने ग्राफ भी देखा था। ग्राफ अगर मान लीजिए आप वी और आई का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो उसकी जो स्लोप होगी वो हमें बताएगी कितना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब देखो अभी तक आपने कहीं पर भी डेरिवेशन नहीं किया था ओम्स लॉ का, बट टुडे वी विल आल्सो ड्राइव द डेरिवेशन फॉर द ओम्स लॉ। तो हमें पता है कि करंट डायरेक्टली डिपेंड करता है वी पर, या फिर हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं वी इक्वल टू आई आर। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम कह सकते हैं कि वी अपॉन आई का रेशो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, और जो भी ये कांस्टेंट होगा वही कांस्टेंट किसके बराबर आएगा, रेजिस्टेंस के। सो वी आर गोइंग टू प्रूव दिस स्टेटमेंट नाउ कि वी अपॉन आई का जो रेशो होगा दैट विल बी कांस्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज, आपने ये फॉर्मूला पहले डायरेक्टली पढ़ा होगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पर रो क्या है, याद है? रो रेजिस्टिविटी, रो इज द रेसिस्टिविटी, एल इज द लेंथ लेंथ ऑफ द वायर, एंड ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को हमने पहले 10th क्लास में पढ़ तो लिया था, बट इसका कोई डेरिवेशन नहीं था, तो अब उसका डेरिवेशन भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो किसी को फॉर्मूला याद है? आई इक्वल टू आई और वीडी में क्या रिलेशन है? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन याद है? क्या था? आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, यहाँ पर एन होता है नंबर डेंसिटी, मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज पार्टिकल या कह लो कि करंट कैरियर प्रेजेंट होंगे, या कह लो इलेक्ट्रॉन। करंट तो वही कैरियर करते हैं, करंट कैरियर की तरह काम करते हैं। तो हमें निकालना है, पहली बात हमें प्रूफ करना है ओम्स लॉ की वी अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट होगा, उससे हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। और हम ये भी प्रूफ करेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है और इनवर्सली डिपेंड करता है एरिया पर। ठीक है, और हम ये भी आगे प्रूफ करेंगे कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, तो देखो ये रिलेशन आई इक्वल टू एन ए वी डी है। अब यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ई टाउ अपॉन एम, और यहाँ पर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, साइन नहीं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड से। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वी अपॉन आई का रेशो। ठीक है, जो भी आएगा वो मुझे फाइंड करना है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो एक वायर है जिसको मैंने वी पोटेंशियल की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, इसकी लेंथ है एल। ठीक है, तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि V और E में कोई रिलेशन हम बना सकते हैं क्या? कैन आई राइट E इक्वल टू वी बाई डी? हाँ, E इक्वल टू वी अपॉन डी, और यहाँ पर हमने L लिया तो हम यहाँ पर L लिख लेंगे। तो मुझे चाहिए V और I यहाँ पर ऑलरेडी है, वोल्टेज इंट्रोड्यूस करना है। सो आई विल रिप्लेस नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल एंड लेंथ। तो अब यहाँ पर हम E को क्या लिख लेंगे? V अपॉन L। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा। सो यू कैन सी नाउ, अगर जब आप यहाँ पर E को V अपॉन L लिखोगे तो ये टर्म आ गया V अपॉन L, और यहाँ पर देखो E इंटू ई कितना हो गया? E का स्क्वायर, एरिया N, तो हमारे पास आ गया I इक्वल टू एन ए स्क्वायर ए टी एम वी अपॉन एल। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज करा? एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ई टाउ अपॉन एम, और एक मैंने रिप्लेस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को बाय वी अपॉन एल से। ये आ गया। मुझे फाइंड करना है वी अपॉन आई। तो देखो वी एरा और करंट एरा, इसमें कंफ्यूज मत होना, इट इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, कहीं आई ना लगे तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ये हो गया। अब आपको वी अपॉन आई फाइंड करना है, तो देखो वी अपॉन आई हमारा कितना आ जाएगा? ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एरिया। यहाँ पर टाउ क्या? रिलैक्सेशन टाइम, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, एन इज द नंबर डेंसिटी, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एल यहाँ पर है लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोचो जरा, क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी चेंज हो सकता है वायर के अंदर?
सपोज मेरे पास एक वायर है, सो वी कैन से दैट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नेवर चेंज। एंड लेंथ के बारे में अगर हम बात करें, मैंने एक आपको वायर दे दिया, आप उसको आज देख रहे हो कल देख रहे हो, उतना ज्यादा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो एल बी कॉन्स्टेंट हम कंसिडर कर सकते हैं। नंबर डेंसिटी फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, एन की वैल्यू सेम रहेगी, E 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है, तो वो भी कांस्टेंट है। एरिया भी कांस्टेंट रहेगा क्रॉस सेक्शन का। और जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो, फिजिकल कंडीशन आपकी चेंज नहीं हो रही है, तब तक के लिए रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज नहीं होगा। सो कैन आई से दैट ml अपॉन ne स्क्वायर a इंटू टाउ वी कैन कंसिडर इट एज अ कांस्टेंट। ये क्या आ गया, कांस्टेंट। और यही कांस्टेंट को हम, इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस R। सो आई एम राइटिंग नाउ दैट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू m अपॉन ne स्क्वायर टाउ इंटू L अपॉन A लिख सकता हूँ क्या? देखो मैं L और A को साइड में रख रहा हूँ, बाकी आ गया m अपॉन ne स्क्वायर इंटू टाउ। रेजिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको जनरल फॉर्मूला से, जो आपने क्लास 10th में सीखा हुआ, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए से कंपेयर करूं, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, सो यहां से कंपेयर करने के बाद रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आएगा मेरे पास? सो आई एम राइटिंग दैट विल बी इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो यहां तक तो हमने ओम्स लॉ को प्रूव कर दिया कि v अपॉन i का रेशियो कांस्टेंट है। यहां पर हमने प्रूफ कर दिया कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पर, और रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पर। आप ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा क्रॉस सेक्शन एरिया बोल रहा हूं, सिर्फ एरिया नहीं होता, ठीक है। आपको भी ये चीजें ध्यान रखनी है। वायर में हम एरिया की बात ना करके हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया बोले तो जैसे करंट मान लो ये इधर फ्लो कर रहा है, तो हम सिर्फ ये वाला एरिया लेते हैं, ना कि ये प्लेन एरिया, ठीक है। हम सिर्फ इधर वाला एरिया लेंगे, यानी कि जिसके परपेंडिकुलर में करंट फ्लो कर रहा होगा, तो ये एरिया वो पर्टिकुलर एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला देखो, अब क्या रेसिस्टिविटी के फॉर्मूले में लेंथ या एरिया आ रहा है? नहीं। इसीलिए हम क्लास 10th में पढ़ते थे कि अगर आप एक वायर की लेंथ को चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी रेसिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता। हालांकि ये चीज हमें डायरेक्टली पढ़ा दी जाती थी क्लास 10th में, उसका डेरिवेशन या उसका कोई फॉर्मूला नहीं था। सो हियर नाउ वी हैव प्रूफ कि हम कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी लेंथ या एरिया से अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी हो गई, किसकी? उस पर्टिकुलर वायर की, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की। हाँ, ये उस पर तो डिपेंड करेगी कि नंबर डेंसिटी कितनी है, यानी कि स्मॉल n पर तो डिपेंड करेगी है, ठीक है, स्मॉल n पर डिपेंड करेगी। अब आप देखो, आप सिल्वर लो, कॉपर लो, या मान लीजिए कोई और मेटल लेते हो, तो सबके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम वो डिफरेंट होंगे। n क्या है? n प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की, ठीक है। इसीलिए हर मटेरियल की रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो नंबर डेंसिटी है, स्मॉल n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो अवेलेबल है करंट को कैरी करने के लिए, वो सबका अलग अलग होता है, इसलिए सबकी रेसिस्टिविटी भी अलग अलग होती है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, तो क्या रिलैक्सेशन टाइम में चेंज आएगा? सो यस, ऑफ कोर्स। अगर आप टेम्परेचर में चेंज कर रहे हो तो रिलैक्सेशन टाइम चेंज हो जाएगा। क्यों? रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम होता है दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो टाइम मिलता है ना इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जो दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में रिलैक्स करने का इलेक्ट्रॉन को टाइम मिलता है, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो वो डिफरेंट टेम्परेचर पर अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को बाहर से थर्मल एनर्जी मिल जाएगी, तो वो फटाफट वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो हम कह सकते हैं जो रिलैक्सेशन टाइम होगा, अब वो फटाफट मान लो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो अब उनका उतना टाइम नहीं मिल पाएगा रिलैक्स करने का, तो मैं कह सकता हूं कि रिलैक्सेशन टाइम हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। और जब रिलैक्सेशन टाइम हमारा कम हो गया तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज, ठीक है। ये चीज होती है बेटा मेटल में। ये सिर्फ मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, सेमीकंडक्टर की नहीं। मेटल के केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो
मेटल के केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, ठीक है, क्योंकि अब जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगेगा तो कम टाइम मिलेगा रिलैक्स करने का। और क्योंकि रो और टाउ इनवर्सली डिपेंड कर रहे हैं तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेसिस्टिविटी विल गेट इंक्रीजेस। इसीलिए जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट का फ्लो होना काफी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज अब कोलिजन काफी ज्यादा हो रहा होगा। तो ये चीजें क्लियर है जो अभी तक मैंने समझाई है। कोई डाउट है तो अब आप पूछ सकते हैं। सर हाँ जी बोलिए। वैसे तो थोड़ा दूर है टॉपिक से, बट जो ये टाओ का आपने बताया कि हाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाओ जो है वो घट जाएगा, जी। तो अगर मैं ठंडा करना चालू करूं हम्म। तो टाओ बढ़ जाएगा। ओके, मतलब आप रिवर्स करना चाहते हो, ठीक है। रिवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, कोई और दिक्कत नहीं है। इसीलिए फिर मैं कह सकता हूँ कि जो सुपर कंडक्टर का केस है हमारा जीरो हाँ हाँ। केल्विन पे, हम्म। वो इसीलिए क्योंकि फिर वहां पे रिलैक्सेशन टाइम ही इतना ज्यादा है कि वहां पे कोलिजन ही नहीं हो रहा। एक्चुअली में यही होता भी है, इसकी इसका जिक्र मैं अभी करता जब हम अभी ग्राफ पढ़ेंगे ना रेसिस्टिविटी का, ये होता है। लेकिन फिर भी आइडियल कंडीशन अभी तक हम अचीव कर नहीं पाए हैं, तो कुछ ना कुछ यस सर। रेसिस्टिविटी तो रहेगी ही, ड्यू टू इंटरनल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कैन से। सर जीरो मैं स्टेट में क्वेश्चन नहीं पहुंचना मुश्किल समझी। होगा। बेटा उनका क्वेश्चन अभी मैं एक ग्राफ करवाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आप 0 केल्विन अचीव कर लिए, इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं 0 केल्विन पर, तो क्या रेसिस्टिविटी जीरो हो जाएगी? क्या रेसिस्टिविटी बहुत घट जाएगी अगर हम बहुत कम टेम्परेचर कर रहे हैं? बहुत कम से मेरा मतलब है जो उन्होंने पूछा, लेट से 0 केल्विन, 0 केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोला जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। अभी तक ऐसी कंडीशन अचीव नहीं की गई है कि हम किसी मटेरियल की रेसिस्टिविटी को जीरो कर दे। मेटल की बात कर रहा हूं मैं, मेटल की रेसिस्टिविटी को जीरो अभी तक नहीं किया जा सकता है, अभी ऐसा अचीव हुआ नहीं है, बट सर मे बी इन फ्यूचर वो हो जाए। यस बेटा। सर अगर कोलिजन ही नहीं होगा तो कंडक्टिविटी कैसे होगी सर? ओके, एक्चुअली में अगर मान लीजिए आपको करंट को फ्लो करवाना है तो करंट कब तक फ्लो नहीं करेगा? जब तक चार्ज पार्टिकल जाएंगे नहीं। अब जैसे ही यस चार्ज सर। पार्टिकल मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इतने छोटे से वॉल्यूम में 10 की पावर 23 तक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो देर मस्ट बी अ चांस कि वो एक दूसरे से कोलाइड हो ही जाए। ये तब की बात है जब करंट ओके फ्लो सर। कर रहा है बेटा, तभी तो रेसिस्टिविटी आती है। वरना तो मेटल वायर ऐसी पड़ा है, कोई फर्क ही नहीं, हमें क्या पता उसका रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कितना है। वो तो तब पता चलेगा ना जब उसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। ओके सर। यस, एनी अदर डाउट? कोलिजन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है सर? क्या बेटा? कोलिजन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है? अपोजिट सोचो, इलेक्ट्रिसिटी है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और तब कोलिजन उसमें होगा, क्योंकि वो भागने की कोशिश करेंगे ना। मान लो कोलिजन आप इस तरह से समझो, मान लो बहुत सारी बाइक्स हैं एक रोड पर, ठीक है, सबको आगे चलना है, सबको आगे जाना है, यही होता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी। बहुत ज्यादा बाइक्स हैं या व्हीकल्स हैं तो जाहिर सी बात है एक चांस है कि वो टकराएंगे ही कहीं ना कहीं, अगर बहुत ही ज्यादा भीड़ है, और वो ऐसा होता भी है मेटल के अंदर, तो कोलिजन के चांस है वहां पर, इसलिए वहां पर रेसिस्टिविटी ऑफर होती है। और अब विवेक डागर आपका मैं डाउट क्लियर करवा देता हूँ। सर कोलिजन कैसे होता है एक बार, अभी विवेक समझ में आया? अगर जैसे मैंने बताया कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया ये कह लो कि वहां पर काफी ज्यादा एन की वैल्यू है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है बहुत ज्यादा, इसलिए एक चांस है कि वहां पर कोलिजन होगा। नो हर्षिता, अभी तक ऐसा अचीव नहीं कर पाए हम कि रेसिस्टिविटी जीरो हो जाए। अभी उसको हम एक ग्राफ से भी समझेंगे ऐसा क्यों इम्पॉसिबल, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है अभी तक, हर्षिता। तो और कोई डाउट यहाँ तक? सर एक बेसिक कंफ्यूजन थी जो आपका, हाँ बोलो। मैंने जब स्कूल में पढ़ा था चैप्टर और जब यहाँ पे, हम्म। तो उन्होंने ना सबसे फर्स्ट में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाते टाइम उन्होंने एक डायग्राम बनाया जहाँ पे उन्होंने कंडक्टर का वो दिखाया, मतलब क्रॉस सेक्शन दिखाया। और उस क्रॉस सेक्शन में जो वॉल्स थी हम्म। उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेटेड थे इन रो, ओके। मतलब इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन वो अरेंज थे सरफेस पे क्योंकि कंडक्टर था। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है क्योंकि ये जो
इलेक्ट्रॉन्स बहुत पास पास हैं यहाँ पे, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो अपनी पोजीशन से टू एंड फ्रो हो रहे हैं, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है। तो कंफ्यूजन ये क्रिएट होगा कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ए से बी, या फिर वो वाइब्रेट करेगा और फिर अपने उसको बढ़ाता जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को। देखो क्या दो क्या चीजें हैं यहाँ पर अदर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजों की वजह से हो गई, एक तो जो बैटरी आप कनेक्ट कर रहे हो, और एक जो इलेक्ट्रॉन और वहां पर प्रोटॉन है, मान लो पॉजिटिव पार्टिकल है, उनकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसा आपने देखा होगा, हमने कैपेसिटर के केस में पढ़ा था, जब हम डाइलेक्ट्रिक डाल रहे थे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी हमें अंदर, एक तो बाहर वाली और एक पोलराइजेशन वाली। तो वो जिनकी यस बात कर रहे थे वो थे उन इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की वजह से, जबकि मैं अभी जो जिसकी बात कर रहा हूँ वो है बैटरी की वजह से जो क्रिएट हुई है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो बैटरी उन इलेक्ट्रॉन्स को ए से बी की तरफ फेंक देगी, हाँ ऐसा कह सकते हाँ, हमने पढ़ा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, सो देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, it will impart some force on the charged particle and the magnitude of that is F equal to QE. which initiates a drift velocity in them. जी। Now we will discuss about the vector form of Ohm's law. ठीक है, उसके लिए मैं स्क्रीन शो कर रहा हूँ, एक मिनट। देखो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, इसमें जितने भी टर्म है सब आपको कैसे मिलेंगे, स्केलर। अब हम करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ, ये हमने पहले नहीं पढ़ा है क्लास 10th में। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ। तो इसके लिए मैं कुछ फॉर्मूले पहले बताता हूँ, जैसे कि जो हम यूज करेंगे यहाँ पर। एक तो जे, करंट डेंसिटी याद है ना, करंट पर यूनिट एरिया, इसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे पर रेसिप्रोकली डिपेंड करते हैं, रो और सिग्मा, ठीक है। इसके अलावा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, और वी डी की वैल्यू कितनी होती है, ई टाउ अपॉन एम। So now we will derive a relation between J, which is a vector quantity, electric field, which is a vector quantity, rho and sigma, ठीक है। तो ड्राइव करते हैं, देखो रो और सिग्मा यहाँ पे क्या है? रो रेसिस्टिविटी है जो अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं, रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है बेटा कंडक्टिविटी। ये शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, यस सर। वही ये चीज है। यहाँ पर रो रेसिस्टिविटी है और कंडक्टिविटी सिग्मा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव वेक्टर फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ। तो देखो इसके लिए मैं जे का यूज कर रहा हूँ फॉर्मूले का, वो कितना होता है, करंट पर यूनिट एरिया, और करंट को हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू एन ई ए वी डी अपॉन एरिया, एरिया से एरिया जाएगा, जे इक्वल टू कितना आ गया, एन ई वी डी। वी डी को अब आप रिप्लेस कर दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो जे क्या है? क्या बेटा, जे इज द करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया मतलब करंट डेंसिटी। ओके सर। तो वीडी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बाय यूजिंग द फॉर्मूला ई इंटू में ई टाउ अपॉन में एम, ठीक है। अभी के लिए एक फॉर्मूला हमने ड्राइव करा था रेसिस्टिविटी का, याद है क्या था फॉर्मूला, बोलिए। m upon n इक्वल टू square एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ tau. रेसिस्टिविटी के लिए, ठीक है। कुछ दिख रहा है क्या, ऐसा फॉर्मूला कहीं दिख रहा है आपको जो हम ड्राइव कर रहे हैं? यस सर। एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू में ई। सो कैन आई राइट इट एज जे इक्वल टू रो इंटू ई, 1 अपॉन रो इंटू ई, यस सर। ठीक Yes, है, sir. 1 अपॉन रो इंटू ई। एक तो ये, इसको मैं पहले इसको यहीं से देख लेते हैं। देखो अगर मैं रो के टर्म में बात करूं तो हमारे पास फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू रो इंटू में जे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ। इसी को आप देखो जे इक्वल टू 1 अपॉन रो को मैं सिग्मा लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल होते हैं ना एक दूसरे पर। तो एक इक्वेशन ये भी, तो ये जो दोनों इक्वेशन आई है, मान लो ये सेकंड में मान रहा हूँ इसको और इसको फर्स्ट, इन दोनों इक्वेशंस को ही बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ क्यों बोला जाता है,
देखो वहां पर V डायरेक्टली डिपेंड करता था करंट पर, या I डायरेक्टली डिपेंड करता था वोल्टेज पर। यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा करंट पर यूनिट एरिया आपको मिलेगा वायर के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं J और E, और ये दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, और यहाँ पर सिग्मा एक कांस्टेंट, तो इसी को हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। एक छोटा सा डेरिवेशन था और इस रिलेशन को हम आगे यूज करेंगे। एक तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू E और एक E इक्वल टू रो इंटू J, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए। सर ये कंडक्टिविटी वाला हाँ वो करंट डेंसिटी ये हमने लिखा नहीं है ना? क्या ये करंट डेंसिटी हम पहले कर अब चुके हैं। ये हाँ मतलब ये कंडक्टिविटी वाला नया है ना, तो इसको पहले लिख लें, इसकी डेफिनेशन हाँ हाँ, क्या है। इसको साइड में मैंने कर दिया है। ये दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, एक तो कंडक्टेंस और एक रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी, ये चीज लिख लीजिए।